Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you Information Technology Act, and in last class we started with chapter 6 regulation of certifying authorities, and in continuation to that topic we will discuss certain relevant sections today. So let's start. Section 22, application for license. Now any person who wants to be a certifying authority for issuing license, then in that case such person file an application to the controller and such application shall be unaccompanied by, मतलब एप्लीकेशन के साथ कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे जो एप्लीकेंट को कंट्रोलर्स को सेंड करने होंगे. तो उसके एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या अटैच होंगे वो हम सेक्शन 22 में देखते हैं. फर्स्ट इज सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, कि सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ. सेकेंड इज स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, यानी स्टेटमेंट जो इंक्लूड करता है प्रोसीजर्स कि जिस वजह से हम एप्लीकेशन का जो एप्लीकेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको पहचान सके. तो उसका एक प्रोसीजर के थ्रू वो मतलब एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है जिसके थ्रू वो एज ए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. फीस नॉट एक्सीडिंग ₹25,000, एंड जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ आपको फीस पेमेंट करना होगा विच विल नॉट एक्सीड ₹25,000, मतलब 25,000 से ज़्यादा तक से ज़्यादा की फ़ीस नहीं पे करनी. 25,000 इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ फीस एंड विद एप्लीकेशन. एंड द फोर्थ इज सच अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि वो अटैच करने होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स. तो ये प्रोवाइडेड है कि एप्लीकेशन के साथ साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे. नाउ सेक्शन 23, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस. अब क्या होता है, अब जो ये एप्लीकेशन हमने जैसे सेक्शन 21 में पढ़ा लास्ट क्लास में कि जो ये आपको लाइसेंस मिलता है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जो प्रिस्क्राइब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जब ये जो प्रिस्क्राइब टाइम है जब ये एक्सपायर हो जाता है या एक्सपायर होने वाला होता है तो उस पर जो पर्सन है एप्लीकेंट है वो उसका रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकता है. तो उसका रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट को क्या क्या करना होगा वो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है सेक्शन 23 में कि एप्लीकेशन शैल बी इन सच फॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड है एंड शैल अटैच विद द फीस नॉट एक्सीडिंग ₹5,000, मतलब 5,000 तक की उसको फीस पेमेंट करना होगा. एंड सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस, मतलब डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस से 45 दिन पहले उसको ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी या अप्लाई करना होगा रिन्यूअल के लिए. ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 23 में कि कोई भी पर्सन जो रिन्यूअल चाहता है उस लाइसेंस का वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करेगा जिसके साथ उसको पेमेंट ऑफ फीस करना होगा विच विल नॉट एक्सीड ₹5,000. एंड जो ये एप्लीकेशन वो फाइल करेगा अप्लाई करेगा जिसके लिए, तो उस केस में वो एप्लीकेशन 45 days बिफोर होना चाहिए डेट ऑफ एक्सपायरी से. तो ये प्रोवाइडेड सेक्शन 23 में. नाउ सेक्शन 24, ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस. मीन्स जो एप्लीकेशन फाइल हुई है तो उसके बाद जो कंट्रोलर है वो उस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट जो अटैच हुए हैं उनको सारे कंसीडर करेगा, डिटरमाइन करेगा, एंड उसके बाद वो लाइसेंस या तो ग्रांट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे. तो ये प्रोवाइडेड है कि कंट्रोलर शैल ग्रांट और रिफ्यूज़ लाइसेंस फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन 24. नाउ सेक्शन 25, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस. अब क्या होता है, एक बार लाइसेंस इशू कर दिया गया तो कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिस पे कंट्रोलर जो है उस लाइसेंस को रिवोक कर सकता है और या सस्पेंड कर सकता है. तो किन केसेस में या किन कंडीशंस में ये संभव है कि हम उस जो लाइसेंस ग्रांट किया गया है उसको सस्पेंड करें या रिवोक करें, तो उसमें कंट्रोलर कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि उसको सस्पेंड करना है या नहीं. तो वो फॉलोइंग पॉइंट्स क्या हैं वो हम सेक्शन 25 में देखते हैं. फर्स्ट इज इनकरेक्ट और फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर्स. अगर एप्लीकेंट ने कोई एप्लीकेशन में या रिन्यूअल एप्लीकेशन में कोई इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स जो फॉल्स या इनकरेक्ट उसमें मेंशन किए हैं तो उस केस में वो रिवोक या सस्पेंशन हो सकता है. सेकेंड इज फेलियर इन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस.
फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस मीन्स कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसके मद्देनज़र ही वो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था उस एप्लीकेंट को, और वो जो एप्लीकेंट है वो उस कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने में फेलियर हुआ है, मतलब वो फेल कर गया उन टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने में, तो उस केस में उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। थर्ड इज फेलियर ऑफ कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 30। मतलब जो सेक्शन 30 में जो टर्म्स एंड कंडीशंस या स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनका कंप्लायंस में फेलियर हुई है ऑन द पार्ट ऑफ एप्लीकेंट, देन इन दैट केस सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस कैन बी डन बाय कंट्रोलर। Fourth is contravent provisions of this act, rules, regulations and bylaws under this act. Means जो applicant है, जो लाइसेंस होल्डर है, उसने कोई contravent किए provisions of this act means Information Technology Act 2000 और any rules, regulations और bylaws अंडर दिस एक्ट उनका कॉन्ट्रावेंशन किया है, उस केस में उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है। अब एक बार अगर लाइसेंस सस्पेंड हो गया है देन जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती। तो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 25 इटसेल्फ दैट नो इशूएंस ऑफ सर्टिफिकेट बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। तो उस पीरियड में वो इशू नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। Now, section 28, power to investigate contravention. Now, under section 28, the power has been granted to the controller or any person authorized by such controller to investigate the matters which has been contravened अंडर दिस एक्ट। मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हुआ है, कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ है इस एक्ट में, तो कंट्रोलर या उसके द्वारा कोई ऑथराइज पर्सन उस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सेक्शन 29 एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डेटा। नाउ क्या होता है कि कहीं पे जैसे किसी लॉ प्रोविज़न या एक्ट, इस एक्ट में किसी लॉ प्रोविज़न या रेगुलेशन एंड रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो उस केस में कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन दैट केस इन्वेस्टिगेट दैट मैटर, मतलब वो उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, उससे एसोसिएटेड जो भी जो अटैच थे डिवाइसेस या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उससे डेटा रिकवर कर सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन पे एक्सेस कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑन एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस और बायलॉज अंडर दिस एक्ट। नाउ सेक्शन 30 certifying authority to follow certain procedures. Now section 30 provides कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको कुछ प्रोसीजर्स है जो फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू ही वो अपनी फंक्शनिंग कर सकता है। तो ये कुछ जो प्रोसीजर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 30 में। फर्स्ट इज यूज़ ऑफ सेफ एंड सिक्योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एनी सिस्टम। मीन्स कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा या उसका यूटिलाइजेशन करेगा जो सेफ़ है, सिक्योर है और जिसका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता, सो दैट कि वो एक रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को। Second is provide reliable services which is suited to perform intended functions. मतलब वो ऐसी reliable services provide करे अपने मतलब कस्टमर्स को या पर्सन्स को कि वो अपने जो intended function है उनको सूट्स करे, मतलब वो reliable services होनी चाहिए, उसमें कुछ तरीके की कोई fraudulent और कोई ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जो दूसरे पर्सन को हार्म करे। So the certifying authority must provide reliable services which is suited to perform intended function, जो intended function जो उसको करने हैं जो functions उसको वो reliably तरीके से कर सके, perform कर सके। Third is adhere to security procedures to ensure secrecy and privacy, कि वो ऐसे security procedures को adhere करे अपने functioning में, अपने work में, ताकि वो एक secrecy और privacy provide कर सके जो subscriber है electronic signature certificates के उनको। Fourth is be repository of all electronic signature certificates, मतलब जो भी उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किए हैं अंडर दिस एक्ट उसका वो डिपॉजिटरी होगा, वो सारी डिटेल्स वो अपने मतलब स्टोर करके रखेगा, उस डेटा को अपने सिस्टम में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन और डिटेल्स को स्टोर करके रखेगा। नाउ फिफ्थ इज पब्लिश इंफॉर्मेशन
regarding its practices, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड करंट स्टेटस ऑफ सच सर्टिफिकेट। मतलब वो टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी पब्लिश करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को रिगार्डिंग इट्स प्रैक्टिसेस की किस प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, किस प्रोसीजर को फॉलो करता है वो इशू करने के लिए, उन सब की इन्फॉर्मेशन वो पब्लिश करेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की इन्फॉर्मेशन पब्लिश करेगा एंड करंट स्टेटस ऑफ सच सर्टिफिकेट, और जो भी सर्टिफिकेट जो इसने इशू किए हैं, क्या उसने कोई फर्दर इशुएंस हुआ है जिनका, उनको उनकी सारी डिटेल्स वो पब्लिश करेगा, उनको मतलब मेंटेन करके रखेगा। और सिक्स्थ इज ऑब्जर्व अदर स्टैंडर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, मीन्स और कोई अदर स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्पेसिफाइड हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करेगा, उनको भी वो फॉलो करेगा। तो ये कुछ प्रोसीजर्स है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपने फंक्शनिंग में उसको यूज़ करेगा या परफॉर्म करेगा इस ऐसे फंक्शंस को। नाउ Section 32 display of license means when a license has been granted to any certifying authority, then in that case the certifying authority has to display that license at a conspicuous place of its premises in which business is carried on। मीन्स कोई भी लाइसेंस जो उसको ग्रांट हुआ है वो ऐसे, अब जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो प्रीमाइसेस है जहाँ पे जनरली वो मतलब मेंटेन करता है अपने बिजनेस को, तो वहाँ पे वो उसको डिस्प्ले करेगा कि वो ऑथराइज्ड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अंडर दिस एक्ट। नाउ सेक्शन 33 सरेंडर ऑफ लाइसेंस means once a license has been suspended then such that electronic certifying authority जो है वो उस लाइसेंस को जो है सरेंडर कर देगी कंट्रोलर को। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस लाइसेंस को सरेंडर नहीं करती है then in that case it will be liable for पनिशमेंट, वो पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा। तो उसके लिए क्या पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, वो है सेक्शन 33 में कि इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और फाइन एक्सटेंड अप टू ₹10,000 और बोथ। मीन्स उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months, 6 months से ज़्यादा की उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती, 6 months से इज द मैक्सिमम टाइम। और फाइन में बी इम्पोज अपॉन हिम, फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है जो उस जिसके लिमिट 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी, और बोथ यानी दोनों भी उस पर इम्पोज किया जा सकता है। तो ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 33 में कि अगर कोई भी उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है और उस केस में वो फर्दर उसको सरेंडर नहीं करता है कंट्रोलर को, देन इन दैट केस सच पर्सन अट्रैक्ट्स द पेनल्टी। नाउ सेक्शन 34 दैट स्टेट्स अबाउट डिस्क्लोजर कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको कुछ डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत होती है एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो क्या डिस्क्लोजर्स हैं जो उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी को डिस्क्लोज करने हैं, वो है फर्स्ट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसको डिस्क्लोज करेगा। सेकेंड इज एनी सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट, कोई भी जो उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट है उसको वो डिस्क्लोज करेगा। थर्ड इज नोटिस ऑफ रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ इट्स सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी उसका जो नोटिस मिला हुआ है रिवोकेशन का या सस्पेंशन का फॉर इट्स सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट, उस केस में वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेगा कि उसको ऐसा नोटिस इशू हुआ है कि वो अभी सस्पेंड रहे उसकी सर्विसेज, तो वो भी उसको डिस्क्लोज करेगा। नाउ फोर्थ इज एनी अदर फैक्ट that materially and adversely affects reliability of electronic signature certificate, और कोई भी ऐसा अदर फैक्ट जो उसको लगता है कि वो मटीरियली और एडवर्सली इफेक्ट करेगा रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एडवर्सली या मटीरियली कोई चीज़ इफेक्ट करती है तो उसको उस चीज़ का भी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डिस्क्लोजर मेंटेन करेगी, उसको शो करेगी। तो ये जो है प्रोवाइडेड है सेक्शन 33 में, सॉरी 34 में। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 6। थैंक यू सो मच। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.